हेलो एवरीवन। मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। किसी को कोई समस्या तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे। और आपको जो थ्योरिकल क्लास कैसी लग रही है थोड़ा-सा आप एक जो बच्चे भी बाद में देख रहे हो तो वो भी क्लास जो कि बाद में देखते हैं लाइव होने के बाद भी देखते हैं तो कमेंट करके बताया करिए कि उनको क्या ये यूज़फुल है या नहीं है, और फिर उनको यदि कोई चीज़ चाहिए तो कंटेंट थोड़ा-सा कैसे डिफरेंट चाहिए, क्या चाहिए, तो मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया करिए प्लीज़, ओके? तो चलिए ज़्यादा इसलिए मैं पता है ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लेती हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग थोड़ा जितना भी मैं लेती हूँ 25-30 मिनट की अप्रॉक्स क्लास लेती हूँ, तो जिससे कि आप क्या है कि आपको बोरिंग भी ना हो और आप आसानी से उतना समझ लें और पूरा उतना वीडियो देख के एक-एक चीज़ क्लियर करके और उतना आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए कल हमारा ये हो गया था ना। तो हमको क्या पढ़ना है, अब पठार चालू हो गए थे। क्या? हमको आज से क्या हमारा क्या है, अब दूसरा ये पठार चालू है, ओके ना? ठीक है? हमने पहले अरावली था, इसके बाद मालवा पठार आना था, जो केंद्रीय उच्च भूमि देखी थी ना, याद होगा आप लोगों को। तो ये फिर अब आया हमारा मालवा पठार, ठीक है? तो हम मालवा पठार में सबसे पहले जो इसके पॉइंट हैं, उन कुछ पॉइंटों को अच्छे से ही देखेंगे, ओके? तो बात कर रहे हैं कि इसका विस्तार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में है। तो किसका है? तो वो है मालवा पठार। तो आप लोग जानते हैं कि कहाँ-कहाँ है? तो वो है एमपी और राजस्थान। क्लियर है ना ये चीज़? तो कई बार जैसे कि यदि नॉर्मल सा वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाए, किसी भी रीजन से आ सकते हैं क्वेश्चन कि पूछ ले मालवा पठार का विस्तार किन 2 राज्यों में है या किन-किन राज्यों में, कोई सिंगल राज्य भी ऑप्शन में आ सकता है। तो केवल 2 राज्यों में है, ये चीज़ माइंड रखिएगा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ओके? अब बात करेंगे कि यह बात अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखेंगे, इसमें बोला गया है कि यह प्राचीनतम क्षेत्र है। यह बेसाल चट्टानों से निर्मित है व मालवा पठार व बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। मालवा पठार पर बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं, ये बोला गया है। तो ये बहुत प्राचीनतम क्षेत्र है। ये बोला है कि प्राचीनतम क्षेत्र है, यह बेसाल चट्टानों से निर्मित है। क्या है? बेसाल चट्टानों से। इसी कारण से क्या है कि जो मालवा का पठार है उस पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये भी याद रखें कि जो मालवा का पठार है उस पे कौन सी चट्टानें, बेसाल बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, ओके? ये क्लियर है ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो बेसाल चट्टानें हैं, तो कह रहा है कि बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी बनती है, जिसमें कपास की खेती की जाती है। तो आपको पता है कि जो काली मिट्टी है वो किसके लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए बहुत अधिक ज़्यादा लाभदायक है काली मिट्टी। कौन-सी? काली मिट्टी, ठीक है? तो क्या है, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा लाभदायक है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ओके? अब बात करेंगे, पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ कि जो बेसाल चट्टानें हैं, इनके टूटने से क्या बनती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो वो कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इन चीज़ों को प्लस पॉइंट करके रखिएगा। अब बात करेंगे कि मालवा पठार, बोला गया है कि मालवा पठार से निकलने वाली नदियों की बात की गई है, जिसमें से चंबल, पार्वती, बेतवा एंड माही, ये नदियां हैं, जिसमें से हम एक-एक नदी का थोड़ा-थोड़ा सा जो है, नदी जो हम पढ़ेंगे वो नदी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें से जो जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें बता दें। जैसे चंबल नदी में कुछ बांध पूछ लिए जाते हैं, तो चंबल नदी में मैंने कुछ बांध बताए हुए हैं, ठीक? बाकी जो नदी है, वो नदी हम लोग जब नदी नदी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ इनका बहुत ज़्यादा जो भी है वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं लिया है, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी हमको नदियाँ भी आगे एक-एक चीज़ आगे पढ़नी है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो पॉइंट पॉइंट जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही बेस्ट रहता है। ओके, वरना फिर नदियों में घुस जाओगे आप, हुँ? नहीं बन पाएँगे। हम लोग पठार की बात कर रहे हैं, ओके ना? इसके बाद जब नदियाँ पढ़ेंगे तो नदियों को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे ना। चलिए बात करते हैं जो राड़ा सागर बाँध है,
तो ये पहली बात तो कहाँ है, तो चंबल नदी पे। दूसरी बात यदि राज्य पूछ लिया जाए तो कहाँ है, राजस्थान। ओके ना, ठीक। तो ये पहली बात तो कई बार ये भी, और एक चीज और मैं इससे पहले बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि इसमें 5 स्टार लगा लीजिए। इसमें कि पठार से निकलने वाली नदियां के नाम पूछा जाता है, ठीक है, समझे ना। अब इसके बाद बात करेंगे दूसरे बांध की, वो है जवाहर सागर बांध। बोलो कौन सा है, तो जवाहर सागर। और ये भी किस नदी पे है, तो ये भी है चंबल नदी पे। और कौन से राज्य में है, तो ये भी है राजस्थान में। ओके ना। अब बात करेंगे गांधी सागर बांध, तो ये भी किस पे है, तो ये भी चंबल नदी पे है, लेकिन ये किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। ओके, क्लियर है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। ओके, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो चंबल नदी है, तो बात कर रहा है कि चंबल नदी के द्वारा मालवा पठार पर अपरदन के कारण ही गहरी घाटियों का विकास हो गया, जिस कारण से ही मालवा, सॉरी, बोला गया है कि जो इसमें गहरी घाटी बन गई है, तो जिस कारण से ही मालवा पठार बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कि ये पठार है, एक मैं नॉर्मल सा एक डायग्राम टाइप का आपको दिखाऊं। जैसे कोई भी है, ये पठार है, ओके, खूब ऊंच ऐसे बड़ा सा पठार है, और कोई नदी आ रही है, तो यहाँ से जा रही है, अंदर तक गिर रही, कहीं भी गिर रही, तो वहां बीहड़ टाइप का उबड़ खाबड़ बन ही जाती हैं, जगह घाटियां बन जाएंगी। तो इस तरह की ये बात कर रहा है कि क्या हुआ था, तो वो ये हुआ था कि जो यहाँ जो चंबल नदी है, जो इस मालवा पठार पे आई, तो इसने क्या किया कि वहां घाटियां तो बनाई ही, साथ में वो जो जगह है उसने बीहड़ टाइप की भूमि बन गई, जिसे मतलब वहां उसको क्या कहते हैं, या तो बीहड़ भूमि बोला जाता, एक मिनट, या तो बीहड़ भूमि या क्या बोला जाता, उत्खात भूमि। ओके, तो आप, मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मालवा पठार के पॉइंट जो मेन मेन थे वो क्लियर हो गए होंगे ना, इसमें कोई समस्या तो नहीं हुई है। ओके, तो इसके बाद चलते हैं इसका, अच्छा इसका एक और पॉइंट बचा है, जिसमें बोला गया है कि भोपाल, क्या बोला, भोपाल पार्वती बेतवा नदी के बीच में स्थित है। किसके, भोपाल जो है वो पार्वती व बेतवा नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा था तो ये वाली चंबल क्लियर कर दी, पार्वती कर दी, बेतवा। क्या कोई बताएगा इस नदी के बारे में, एक कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट देगा, एक इम्पोर्टेंट, मैंने शायद शुरू में बताया था माही नदी, है ना, ठीक है। तो ये हो गई तो हमारा मालवा पठार तो हो गया। अब हम लोगों को क्या देखना, वो देखना है बुंदेलखंड पठार। अब हम लोग बात करेंगे बुंदेलखंड पठार की, किसकी करेंगे, बुंदेलखंड पठार। ओके ना। तो इसमें देखेंगे कि इसका विस्तार, बोला गया है कि इसका विस्तार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में है, तो यूपी एमपी में है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि अपन लोग जो बुंदेलखंड से होंगे वो लोग जानते हैं कि हाँ हम बुंदेलखंड के हैं, तो मतलब वो बुंदेलखंड पठार पे ही रहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके ना। तो इसके बाद बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के अंतर्गत 7 जिले व 2 मंडल आते हैं। बताइए कितने जिले आते हैं, 7 जिले और 2 मंडल, ये चीज कितनी अच्छी है ना। तो ये इससे चीज पे विशेष फोकस करेंगे आप लोग। तो अब मैंने जिले तो लिख दिए लेकिन मंडल नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि मंडल आप लोग बताएंगे कि मतलब किस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है। तो सबसे पहले बात तो करेंगे कि जैसे कि मैंने 7 जिले बताए हैं, तो 7 जिले देखिए कौन कौन है। तो पहला है ललितपुर, दूसरा झांसी, फिर जालौन, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एंड महोबा। ओके, तो ये जो शुरुआत के कितने, 3 हैं, कौन, ललितपुर, झांसी, जालौन। ये जो मैं बना रही हूँ इसको जरूर बना लेना। ये कौन से मंडल में आते हैं, तो ये आते हैं झांसी, कौन से, तो झांसी मंडल, कहाँ आते हैं, झांसी
मंडल। ओके ना, ये चीज क्लियर। इसके बाद बात करेंगे बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट एंड महोबा। ये कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं चित्रकूट मंडल के अंतर्गत। चित्रकूट मंडल। तो पहले तो मैंने एक जो पॉइंट बताया शुरू में, क्या कि 7 जिले 2 मंडल, तो 7 जिले तो मैंने लिख दिए थे। 2 मंडल कौन से हैं? झांसी एंड चित्रकूट मंडल, तो इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ओके ना, मैंने सिर्फ ये उसमें लिखे नहीं थे, मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगी तो याद रखिएगा। झांसी मंडल के अंतर्गत सिर्फ 3 जिले आते हैं, जैसे ललितपुर, झांसी एंड जालौन। ओके ना, इसके बाद आ जाएंगे चित्रकूट मंडल, तो उसमें 4 आते हैं, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। ठीक, तो इसके अंतर्गत कितने आएंगे? तो इसके अंतर्गत 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में बोला गया है कि जो बुंदेलखंड है, क्या बोला कि जो बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र प्राचीन काल की ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। किससे है? तो ये चीज याद रखिएगा, जो बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड है अपना, जो प्राचीन काल की, तो पुराने समय की क्या है? ग्रेनाइट और नीस की चट्टान है। इनसे क्या है? ये बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टान है। इस चट्टान के टूटने से लाल मृदा बनती है। ठीक है, तो जब ये क्या है, ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें जब टूटती हैं तो इससे क्या है? लाल मिट्टी बनती है। तो बहुत से जो बुंदेलखंड के खेत हैं, बहुत क्या, सॉरी, लगभग आई थिंक 80 से 90% तो होंगे ही होंगे ना जिनमें लाल मृदा है, क्योंकि वो है ही बुंदेलखंड का पूरा ऐसा। ठीक है, तो लाल मिट्टी आखिर उपयोगी किस लिए है? तो लाल मिट्टी का उपयोग, क्योंकि हर मिट्टी का अपना अपना एक उपयोग होता है और यूजफुल होती है, तो लाल मिट्टी से मोटे अनाज जैसे दलहन, तिलहन फसल आदि उगाई जाते हैं। तो तिलहन वगैरह इससे उगाई जाती है। अब जैसे कि मोटे अनाज में क्या क्या आ जाएगा, ये मैंने आपको बना के बताया। जैसे लाल मृदा है, अब बात करें मोटे अनाज और दलहन फसल, तो मोटे अनाज जैसे मटर, चना, मसूर, बाजरा, मक्का या सोयाबीन, इस तरह की चीजें किस में आ जाएंगी? तो ये मोटे अनाज में आ जाएंगी। ओके, और वही बात करें तिलहन, किसकी बात करें? तो वही बात करेंगे हम तिलहन। ओके, तो जो तिलहन में है तो कौन कौन, जैसे तिल है, सरसों है, अलसी है, सूरजमुखी है, मूंगफली है। तो इस तरह से तिलहन फसलें भी वहां उगाई जाती हैं। अब ये देखिए, हमने क्या है कि जो इससे पहले मालवा देखा था उसकी भी नदियां देखी थी, तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, बुंदेलखंड की भी नदियां देखेंगे। लेकिन बुंदेलखंड पठार की क्या है? 2 प्रमुख नदियां हैं, ये बोल रहा है 2 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से एक है बेतवा, एक है कैन। तो क्या आप लोग बताएंगे कि बेतवा, बेतवा बुंदेलखंड के किस जिले में से बहती है? पता है? तो ये हमीरपुर में है, हमीरपुर। और कैन कहाँ? तो ये है बांदा। तो दोनों की दोनों कौन से मंडल में है? तो दोनों की दोनों चित्रकूट मंडल के अंदर है। किसके? तो दोनों की दोनों है चित्रकूट मंडल। ये चीज समझ में आ गई है? इसमें तो कोई समस्या नहीं हुई ना किसी को? यदि हुई हो तो प्लीज बताएं। इस सारा का सारा आप लोग समझ गए हैं कि मोटे अनाज लाल मिट्टी का काम है, तो क्या, तो वो है मोटे अनाज के लिए और तिलहन के लिए उपयोगी है लाल मिट्टी। एक क्लियर? ओके, और इस चट्टान के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? तो इस पॉइंट को भी आप लोग सर्किल कर लीजिएगा, जिससे याद रहे कि जो बुंदेलखंड पठार की जो चट्टानें टूटती हैं, जो ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें से निर्मित है ना। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया सबको। नदियां भी, उसकी जो नदी थी तो उसकी नदी भी मैं बता चुकी थी, किसकी? तो वो थी मालवा की। तो मालवा की कौन कौन सी थी? तो वो थी चंबल, पार्वती, बेतवा और माही। तो देखिए, बेतवा बुंदेलखंड की भी है और मालवा की भी है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज क्लियर। इसकी 2 प्रमुख नदियां हैं, जो बेतवा है और कैन है। कैन बांदा में है और निकलती है, मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांदा में निकलती हो, ये हमीरपुर में नहीं, मैंने सिर्फ वो बताया कि जो बुंदेलखंड के जिले हैं उनमें कहाँ है ये बताया है। तो बुंदेलखंड के देखो, बेतवा नदी तो हमीरपुर में, और इसके बाद कैन की बात करेंगे तो कैन कहाँ है? तो वो बांदा। ओके ना, अब आते हैं बेतवा नदी के बारे में बात करें थोड़ा सा।
थोड़ा सा कुछ चीजें बेतवा नदी के बारे में देख लेते हैं। ठीक, ओके। अब इसके भी बांध देखने पड़ेंगे, बिल्कुल देखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, चले हैं, देखें। ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले किसकी, तो वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी में हम देखेंगे सबसे पहले माता टीला बांध, फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीछा बांध, राजघाट बांध। ठीक, अब बात आती है किसकी, तो वो आती अर्जुन बांध। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ अर्जुन बांध का महोबा तो लिख दिया कि ये महोबा में है, बाकी इनका क्यों नहीं लिखा, बताइए। क्या किसी को पता है क्यों नहीं लिखा? हाँ, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये चारों के चारों क्या है, ये झांसी एवं ललितपुर की सीमा पे है। कहाँ है, तो ये चारों झांसी एवं ललितपुर ललितपुर की सीमा पर। कहाँ है, तो ये है झांसी एवं ललितपुर की सीमा पर। मैं कितना गंदा लिखती हूँ ना, ये क्या बताऊं, थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो इतने दिन जैसे तैसे लिखना अच्छा आने लगा था, तो बीमार हो गए, आप फिर से शुरू करो, मतलब जिंदगी भी चलिए, लेकिन खन्ना है भाई, हार थोड़ा ना मान लेंगे, है ना। कोई अच्छा सा पेन ले लेते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा, लाल है लाल। चलिए इसको ले लेते हैं। तो क्या लिखना था हमको, बताइए, बताएंगे। हाँ, तो वो लिखना था झांसी, झांसी एवं ललितपुर, ललितपुर की सीमा। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा सा साफ लिखा है, समझ में आएगा तभी तो आप लोग लिख पाएंगे ना। तो किसकी सीमा पे है ये, तो ये है झांसी एवं ललितपुर की सीमा पर। समझ गए, ओके। तो बाकी ये जो अर्जुन बांध है तो वो है महोबा में। और ये चारों कौन सा, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, परीछा, राजघाट। कौन कौन, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई, परीछा और राजघाट। ये जो बांध हैं वो झांसी एवं ललितपुर की सीमा पर हैं। ओके, ये हो गया ना। इसके बाद हम लोग क्या बात करें, तो हम लोगों को बात करनी है नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है विंध्याचल पर्वत। बात करेंगे विंध्याचल पर्वत की। ठीक, किसकी, विंध्याचल पर्वत की। ठीक है, अब बात करेंगे जॉबर्ट हिल। जॉबर्ट हिल है इसमें, वो कहाँ है, तो वो है गुजरात में। अब बात करें कि यह है यूपी एवं एमपी के मध्य सीमा बनाता है। तो जो विंध्याचल पर्वत है तो यूपी एमपी के मध्य सीमा बनाता है। और कैमूर पहाड़ी, तो इसमें बिहार मुझे लग रहा है यहाँ पूरा नहीं लिखा है, और भी लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको वैसे अब इतना लिख लेना, बाकी मैं क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो जो कहे तो ये आप देख चुके हैं, अब इसके मेन पॉइंट देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये तो मैंने सिर्फ नॉर्मल सा आपको लिख दिया था। मेन पॉइंट जो है वो है मध्य प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, भाडेर पहाड़ी कहा जाता है। तो किसको, विंध्याचल पर्वत को। ठीक है, क्या बोला जाता, भाडेर पहाड़ी। और वही बात करें कि विंध्याचल पर्वत भारत का विभाजक है। क्या है, भारत का विभाजक। एक सॉरी, क्यों बोला, क्योंकि यह क्या करता है कि भारत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में पृथक करता है। तो ये पॉइंट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जो विंध्याचल पर्वत है भारत का विभाजक माना जाता है, क्योंकि ये भारत को क्या करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। जिसमें से एक पार्ट हो जाएगा उत्तर भारत, और उसका जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा दक्षिण भारत। ओके ना, तो ये चीज क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ना होनी चाहिए। ओके, तो क्लियर। चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट
पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा ये है कि बोला गया है कि जो विंध्याचल पर्वत है, क्या बोला कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत आधात्विक खनिजों जैसे कि क्या, चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर, जिप्सम, शेलखड़ी का स्रोत है। तो मतलब जो विंध्याचल पर्वत है इसमें आधात्मिक खनिज पाए जाते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर, बालू का पत्थर, जिप्सम, शेलखड़ी वगैरह। और ये कि मैं पहले बता चुकी थी, ये सारी चीजों का ज्यादातर यूजेज क्या होता है, भवन निर्माण वगैरह में होता है, भवन निर्माण में होता है ना। ठीक है, तो मतलब ये मैंने कॉमन वो बताया है। ठीक है, बाकी लेकिन आप जानते हैं कि जो जिप्सम है, जिप्सम तो सभी लोग जानते होंगे, कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं ना। तो जिप्सम का जो उपयोग है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किस में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। वही बात करें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो कि चुर्क एवं मिर्जापुर का चुनार सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। अब बात करें कि जैसे कि सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन से जिले हैं जो कि यूपी के जो प्रसिद्ध हैं, तो एक है सोनपुर, सोनभद्र एंड मिर्जापुर। जिसमें सोनभद्र का कौन सा है तो वो है चुर्क, और मिर्जापुर का तो वो है चुनार। ये दोनों क्या है, सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस हैं। क्या है, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए बहुत फेमस है। ओके, तो ये चीज के आप लोग समझ गए हैं, इतना क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो वो है हमारा सतपुड़ा पर्वत। क्या बोला है, तो सतपुड़ा पर्वत। तो हम लोगों को सतपुड़ा पर्वत देखना है, जिसमें बात की है जैसे कि गुजरात की बात करें सबसे पहले, तो गुजरात में यदि बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, बताइए। गुजरात में राजपीपला पर्वत, क्या बोलते हैं, तो राजपीपला पर्वत। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां महादेव पहाड़ी, और इस महादेव पहाड़ी की ये चोटी है। यहाँ मैंने सॉरी, यहाँ टाइपिंग फिंगर रखना था, ये मतलब चोटी बनानी थी। कौन सी, तो वो है धूपगढ़, जो कि क्या एमपी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। एमपी की वो सतपुड़ा की क्या है, ये सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इसके बाद यदि छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो वो वहाँ है मैकाल पर्वत। छत्तीसगढ़, बिहार छत्तीसगढ़, मैंने अभी शायद ऐसी कुछ तो नहीं किया, मूड था वहाँ। ओके ओके, तो मैकाल पर्वत कहाँ, तो वो है छत्तीसगढ़। इसके समीप में ही अमरकंटक पठार है। कौन सा, अमरकंटक पठार, किसके समीप, वो है मैकाल पर्वत के समीप। तो ये चीज भी अच्छी है। बाकी एक चीज और मुझे बताना है, जो महादेव पहाड़ी है, क्या है, महादेव पहाड़ी, ये पंचमढ़ी पर्यटन स्थल बन गया है। क्या, पंचमढ़ी पर्यटन स्थल बन गया है। क्या बन गया है ये, तो इसके यहाँ कहीं भी लिख लीजिएगा, जहाँ मतलब जब आप नोट बनाना है तो इसके एक पॉइंट यहाँ टाइप नहीं है, अच्छा पॉइंट है। इस महादेव पहाड़ी को अब पंचमढ़ी पर्यटन स्थल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, तो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी पर्यटन, पर्यटन स्थल। ये चीज भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक, यहाँ टाइप नहीं हुआ होगा। बाकी बात करें कि जो पंचमढ़ी है, अभी मैंने बताया, तो ये है एक, क्या है, एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। क्या है ये पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा, वो इसलिए रहेगा क्योंकि हमारा अब एक अगला पठार स्टार्ट होना है। जो नेक्स्ट पठार स्टार्ट होगा वो इसके साथ नहीं मिला सकते, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, और इतना आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा है वो समझते जाइएगा, वैसे ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। ओके ना, तो बाकी जो चीज है मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि प्लीज कमेंट करिएगा। थोड़ा सा कमेंट जब आप लोग करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, थोड़ा सा बताइए कैसा ये क्लास है, कैसी नहीं है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे तो जुड़े होंगे। जिस बच्चे को भी ये मैं पीडीएफ, पूरी पीडीएफ अभी ये क्या है कि आप लोग क्लास से ही देखें तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि इतना छोटे पीडीएफ उस पे अपलोड करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मैं पूरा पूरा एक नोट टाइप का कंप्लीट हो जाएगा। उस हिसाब से मैं पूरा का पूरा उस पे प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन आप लोग जो जो धीरे धीरे करके सीखोगे वो पूरा एक साथ नहीं सीख पाओगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके,
बाकी आपको किसी भी चीज़ की चाहिए, मैथ हो, बाकी जीके जो भी पीडीएफ है, आप इस पे जुड़ जाइए। और भी दिक्कत है, यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको मैंने बताया है कि जो टीम का नंबर है हाँ, सॉरी 5 है ना? हाँ। तो ये जो नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर दें, तो सर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है? क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। बाकी आप लोग ये कंटेंट को प्लीज़ आप लोग लिखा करें, बहुत, बहुत, बहुत यूज़फुल है, जो बच्चा इसकी अहमियत समझ जाएगा, वही जानेगा, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके?